आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना रिएक्शन मैकेनिज्म का अगला लेक्चर। हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की पूरी एक सीरीज पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था रिएक्शन विथ एल्कोहल्स पढ़ा था। और उस रिएक्शन विथ एल्कोहल्स में हमारे पास क्या होता था, फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल, एसिटल, हेमिकीटल और कीटल। अब हम क्या कर सकते हैं, इस ही रिएक्शन का यूज़ करके हम लोग एक अपनी केमिस्ट्री पढ़ते हैं जिसका नाम होता है प्रोटेक्शन केमिस्ट्री ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब ध्यान से सुनना कि आखिरकार ये प्रोटेक्शन केमिस्ट्री का मतलब हमारे पास होता ही क्या है। देखो, अगर मैं प्रोटेक्शन केमिस्ट्री की बात करता हूँ, सबसे पहले बताता हूँ कि प्रोटेक्शन केमिस्ट्री में होगा क्या और फिर इसका यूज़ कहाँ होगा। मैं एग्जांपल लेता हूँ। हमारे पास यहाँ पर एक इस तरीके से कीटोन का मॉलिक्यूल है और कीटोन के मॉलिक्यूल के साथ हम यहाँ पर एक डायोल ले लेते हैं। ये क्या है, हमारे पास 1,2 डायोल है। और अगर मैं इसकी यहाँ पर रिएक्शन करवाऊंगा, आपको अच्छे से पता है कीटोन अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, हेमिकीटल और कीटल बनाता है। और यहाँ पर दो इक्विवेलेंट ऑफ OH आप एक ही मॉलिक्यूल में देख पा रहे हो। तो आपके पास यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो एसिड के प्रेजेंस में इस तरीके से होगी और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास कीटल का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, है ना। ये कैसा कीटल है, ये आपके पास साइक्लिक कीटल है। ये बात समझ में आ रही है। तो आपका जो ये अल्कोहल में अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके ये क्या बन गया है, एक तरीके से आप ईथर बोल सकते हो। मतलब ये पहले क्या था, आपके पास कीटोन है और कीटोन के बाद अब आप इसको क्या बोल सकते हो, कीटल, जिसमें क्या है आपके पास ये ईथर एज अ फंक्शनल ग्रुप है। तो कहीं ना कहीं आपने इस ग्रुप को क्या कर दिया है, प्रोटेक्ट कर दिया है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल की और बात करता हूँ, आपके पास यहाँ पर क्या है, इस तरीके से साइक्लोहेक्सेनॉन है और आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से OH और OH लेते हो, 1,3 डायोल, 1, 2 और 3, तो हम बोलेंगे 1,3 डायोल। अगर आप यहाँ पर फिर से अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हो तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और यहाँ पर 2 OH हैं, तो इसका मतलब एक ही मॉलिक्यूल में 2 OH हैं, तो यहाँ पर भी कीटल का फॉर्मेशन हो जाएगा और आपके पास कीटल का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलने वाला है। तो एक्चुअली आप कर क्या रहे हो, आप कीटोन वाले ग्रुप को ईथर में चेंज कर रहे हो। यहाँ पर ईथरल ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर आप ग्रुप को क्या कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो जो आपने कहानी कीटोन के केस में समझी है, वैसी ही कहानी किसके केस में होगी, एल्डिहाइड के केस में होगी। अब हम ये समझते हैं कि आखिरकार प्रोटेक्शन केमिस्ट्री का यूज कहाँ होता है। देखो, यूज वहाँ होता है जहाँ पर हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जिसमें से एक फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, आपके पास ज़्यादा रिएक्टिव होगा और जो फंक्शनल ग्रुप आपके पास ज़्यादा रिएक्टिव है उसको रिएक्ट ना करने दें। इस पूरी बात को मैं समझाने वाला हूँ, उसको रिएक्ट ना करने दें। इसका मतलब क्या है, तो उसको रिएक्ट कब नहीं करने दें, जब हम क्या कर देंगे, उस फंक्शन ग्रुप का प्रोटेक्शन कर देंगे। तो प्रोटेक्शन से वहां पर क्या हो जाएगा, उसकी रिएक्टिविटी खत्म हो जाएगी और वह फंक्शन ग्रुप रिएक्ट करेगा जिसकी वहां पर रिएक्टिविटी कम है। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पर इस तरीके से C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H। और मैं यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर क्या लेता हूँ, इस तरीके से RMgX लेता हूँ और यहाँ पर हम लोग फिर क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे। और यहाँ पर जो मैंने RMgX लिया है वो क्या लिया है, ओनली 1 इक्विवेलेंट लिया है। अब आप बताइए, ये आपके पास यहाँ पर क्या है, एल्डिहाइड है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और ये आपके पास यहाँ पर क्या है, कीटोन है। और आपको अच्छे से पता है एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, एकदम स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया था। तो इस वाले केस में आपके पास ये जो C डबल बॉन्ड होगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH, और यहाँ पर क्या जाएगा R, और यहाँ पर जो कीटोन है वो एज इट इज ऐसा ही बना रहेगा। लेकिन ऐसा क्या हो जो हमारे पास अगर ज़्यादा रिएक्टिव फंक्शन हो, इसको हम रिएक्ट ना करने दें इस ग्रिग्नार्डिन के साथ। तो उस वाले केस में हमें यहाँ पर सबसे पहले 1,2 डायोल लेना होगा इस तरीके से, ठीक है, पहले स्टेप में। फिर दूसरे स्टेप में आप यहाँ पर क्या लोगे, RMgX फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है। हाइड्रोलिसिस यहाँ पर 2 काम करेगा। अब देखना ध्यान से, पहले अगर मैं इस वाले केस में बात करता हूँ तो एक्चुअली यहाँ पर होगा क्या, आपके सबसे पहले जो एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव है उस मोर रिएक्टिव के साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। देखो जैसे हमने इस वाले केस में सीखा था,
क्योंकि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा है और एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा, कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। अब आप खुद सोचो, आपने यहाँ पर एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी खत्म कर दी, अब आपके पास जो यहाँ पर RMgX आएगा वो आखिरकार अटैक कहाँ ही करेगा, यहाँ पर करेगा। तो आपके पास इस वाले केस में क्या हो जाएगा, इस वाले केस में आपके पास यहाँ पर OH और यहाँ पर R। बात समझ में आ रही है। और लास्ट स्टेप आपके पास क्या है, हाइड्रोलिसिस है। तो हाइड्रोलिसिस से तो मतलब यहाँ पे OH की जगह आपके पास क्या होगा, सबसे पहले O- होगा। तो एक तो आपके पास यहाँ पर वर्कअप हो जाएगा, प्रोटॉन मिल जाएगा, और दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका हटना हो जाएगा। मतलब हम बोलेंगे डी प्रोटेक्शन भी होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्कअप भी होगा, डी प्रोटेक्शन एंड वर्कअप। तो आपके पास केमिस्ट्री कुछ ऐसी नजर आएगी, यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर OH और यहाँ पर R। देखो कितना इंटरेस्टिंग केस है। इसीलिए प्रोटेक्शन केमिस्ट्री होती है। सबसे पहले प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है, जो आपके पास ग्रुप्स होते हैं उसका जो रिएक्टिव सेंटर होता है या एक्टिव सेंटर होता है उसको हम क्या कर देते हैं, एक तरीके से प्रोटेक्ट कर देते हैं ताकि वो रिएक्ट ना कर सके। फिर हम लोगों ने इसका यूज क्या देखा कि यदि हमारे पास दो फंक्शन ग्रुप हैं और हमें ज्यादा रिएक्टिव वाले को क्या करना है, रिएक्ट नहीं करवाना है, कम वाले को रिएक्ट करवाना है, तो उस वाले केस में हम प्रोटेक्शन केमिस्ट्री का यूज करते हैं। जब आप थोड़ा सा हायर क्लास में जाओगे बीएससी के बाद एमएससी वाले पार्ट में, जहां पर आपके पास प्रोटेक्शन केमिस्ट्री भर भर के है, इसका यूज बहुत ज्यादा है। हर क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं तीसरे क्वेश्चन में आपके पास प्रोटेक्शन केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट यूज होता है। उम्मीद करता हूं आपको प्रोटेक्शन केमिस्ट्री का यूज समझ में आ चुका होगा, जो कि आपकी रिएक्शन विथ एल्कोहल से रिलेटेड था, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, कीटल और एसिटल का फॉर्मेशन हो रहा है, और जो कि मैंने आपको एल्कोहल के साथ ही सिखाया था। अब हम बात करते हैं अपनी अगली रिएक्शन विथ अमोनिया, और फिर हम उसके डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शंस करने वाले हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं रिएक्शन विथ अमोनिया। ये है हमारी रिएक्शन नंबर 8, ठीक है। रिएक्शन विथ अमोनिया अगर हम पढ़ेंगे तो हमें, आप सभी को पता ही है, अमोनिया का स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है, NH3 होता है। और आप अगर इस तरीके से यहाँ पर क्या ले रहे हो, एल्डिहाइड ले रहे हो, ठीक है। एल्डिहाइड के सामने आप यहाँ पर क्या लोगे, इस तरीके से अमोनिया लोगे। आपको पता है इस अमोनिया वाले पार्ट में आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी, तो आपके पास यहाँ पर फॉर्मेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, RCH, यहाँ पर क्या हो जाएगा, NH3 प्लस, और यहाँ पर क्या जाएगा, O माइनस। अब ये O माइनस क्या कर लेगा, यहाँ से H प्लस ले जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा RCH, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास NH2, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास OH। अब एक्चुअली ये जो होता है ये आपके पास अनस्टेबल होता है, और आपके पास यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर निकल जाता है। ओवरऑल मतलब H2 बाहर निकल जाएगा, और H2 के बाहर निकलने से फिर आपके पास यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH। क्योंकि ये क्योंकि ये एल्डिहाइड से बना है, ये हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड, तो इसका नाम हो जाएगा हमारे पास एसिटल डी अमीन, है ना। मतलब एक्चुअली हमारे पास इसको बोलते हैं इमीन। अगर ये एल्डिहाइड से बना हो तो हम बोलते हैं इसको एल्डीमीन, ये ज़्यादा अच्छा नाम है, इसको हम बोल देंगे नाम एल्डीमीन। वहीं पर अगर हमारे पास यहाँ पर क्या हो, कीटोन हो, इस तरीके से RC डबल बॉन्ड OR, यहाँ पर हमारे पास अमोनिया हो, इस तरीके से कर सकते हैं। NH2 ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव पर पॉजिटिव लगाओ, पॉजिटिव पर नेगेटिव, इस वाली बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट कर दो, तो आपके पास आ जाएगा RCR, यहाँ पर NH2 और यहाँ पर OH। ये अनस्टेबल होता है, तो आपके पास यहाँ पर फाइनली हो जाएगा RCR डबल बॉन्ड NH। इसका नाम होता है हमारे पास कीटीमीन, क्योंकि ये किससे बना है, कीटोन से बना है। इसका नाम होता है हमारे पास कीटीमीन, और ये कीटोन से बना है। तो बस इस तरीके से अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा के हम लोग इमीन का फॉर्मेशन करते हैं। इमीन क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ ग्रुप होना, ठीक है। अगर हम लोग एक रिएक्शन की बात करते हैं, हमारे पास क्या होता है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड होगा और 4 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही खास कंपाउंड बनता है इस तरीके से, फॉलोड 6 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर रिमूव होते हैं। ये जो खास कंपाउंड है इसका नाम होता है यूरोट्रोपाइन। अगर मैं थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को लेकर बात करता हूँ तो आपका स्ट्रक्चर इसका ऐसा होता है, CH2 and CH2
एंड CH2 और यहाँ पर इस तरीके से N हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा CH2N CH2N और यहाँ पर भी CH2N। ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ इरिथ्रोपाइन हो जाता है। ये फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज है, कभी कभी पूछ ले। अब हम बात कर देते हैं अगला ही जो हमारे पास होता है रिएक्शन विथ प्राइमरी अमीन, कि आखिरकार प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन करवाने के बाद हमारे पास किसका फॉर्मेशन होगा। तो आप सभी को पता है प्राइमरी अमीन कैसा होता है, RNH2 होता है, जहां पर नाइट्रोजन एक कार्बन से ही जुड़ा होता है। तो यहां पर ये रिएक्शन बहुत ही सरल है। इस वाले केस में भी हमारे पास कुछ ऐसा ही होने वाला है, RC⋯OH इस तरीके से कर दिया। और आपके पास यहाँ पर क्या है RNH2 है। तो सबसे पहले ये लोन पर यहाँ पर अटैक करेंगे, ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी। तो आपके पास क्या फॉर्मेशन हो जाएगा RCO-, यहाँ पर H और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास NH2+, और यहाँ पर आपके पास R इस तरीके से रहेगा ही। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो O- होगा इस H+ को भगा ले जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन सिंपली। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा RCOH, यहाँ पर H और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास NH और यहाँ पर R। बस जैसे आपके पास ये अनस्टेबल होता था वैसे ही आपके पास ये भी अनस्टेबल है। इसको बोलते हैं कार्बिनोल अमीन, यहाँ से OH और यहाँ से H। तो फाइनली आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा RCH⋯N और यहाँ पर R। ये जो फॉर्मेशन हुआ है ये भी आपके पास इमीन टाइप का फॉर्मेशन हुआ है और इसको हम लोग बोलते हैं शिफ्स बेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शिफ्स बेस। तो शिफ्स बेस का हमारे पास फॉर्मेशन कब होता है, जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड की विथ प्राइमरी अमीन, तो हमारे पास शिफ्स बेस का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, रिएक्शन विथ अमोनिया पढ़ लिया, रिएक्शन विथ प्राइमरी अमीन पढ़ लिया, ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं। अब हम आते हैं अपनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन की तरफ जो होती है रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव्स, जहां पर हम लोग अमोनिया का H हटाकर डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स लगाएंगे और देखेंगे किस तरीके से रिएक्शंस होती हैं। तो अब हम बात करते हैं रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास ये, और कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर हम अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो सबसे पहले हमें अमोनिया डेरिवेटिव्स के बारे में बहुत अच्छे से जानना है और फिर हम उनके प्रोडक्ट के बारे में जानना शुरू करेंगे। देखो, अगर हम सबसे पहले अमोनिया की बात करते हैं तो अमोनिया हमारे पास NH3 होता है और इस ही अमोनिया को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं NH2 और यहाँ पर H। अगर मैं यहाँ से H हटा दूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ से H हटा दूँ और कोई Z ग्रुप लगा दूँ, Z कोई भी एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, तो आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगा और इसी को हम बोलेंगे अमोनिया डेरिवेटिव्स, और इसी की हमें यहाँ पर केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से सीखना है। तो ये हमारे पास अमोनिया डेरिवेटिव्स होते हैं। अब एक बार हम रिएक्शन करने का तरीका सीख लेते हैं, फिर मैं आपके सामने डिफरेंट अमोनिया डेरिवेटिव्स के एग्जांपल एक एक करके लेके आता हूँ। देखो, आपके पास सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड होता है जो कि इस तरीके से होगा, या तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन। जब आप यहाँ पर अमोनिया डेरिवेटिव लेके आओगे तो आप कुछ इस तरीके से लेके आओगे, और यह जो रिएक्शन होती है वह रिवर्सिबल रिएक्शन होती है जो कि कंट्रोल्ड पीएच पे होती है, एसिड कैटलाइज्ड होती है, और जहाँ पर पीएच क्या होती है, कंट्रोल्ड होती है। ये सारी बातें हम एक एक करके करने वाले हैं। तो आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा, यहाँ से O हटेगा, यहाँ से H2 होगा। जो भी रिएक्शन होती है ये अमोनिया डेरिवेटिव के साथ, यहाँ पर वाटर का रिमूवल होता है और फाइनली आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा RCHR और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास N और यहाँ पर Z। इस तरीके से आपके पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। सबसे पहले अमोनिया डेरिवेटिव्स कैसे होते हैं और रिएक्शन कैसे होते हैं, तो इस बात को आप नोट कर लो। कोई भी जो अमोनिया डेरिवेटिव्स होते हैं उनका जो रिएक्शन होता है सबसे पहले कंट्रोल्ड पीएच पर होता है। अब कंट्रोल्ड पीएच पर क्यों होता है, उसका बेसिकली रीज़न ये है क्योंकि ये खुद क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। अगर यहाँ पर कंट्रोल्ड पीएच नहीं लेंगे, ज़्यादा एसिडिक मीडियम लेंगे, तो वहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन के चांसेस हो जाएंगे, और जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरी बात, यहाँ पर रिमूवल ऑफ वाटर होकर आपके पास क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। ये सारी बातें जब मैं आपको मैकेनिज्म सिखाऊंगा तो एक एक करके सब बातें डिटेल में करने वाला हूँ, लेकिन अब मैं एक एक करके अमोनिया डेरिवेटिव लेके आता हूँ।
सबसे पहले मैं यहाँ पर एल्डिहाइड ले लेता हूँ इस तरीके से, और मैं यहाँ पर H2 ले लेता हूँ, यहाँ पर N ले लेता हूँ। अगर मैं Z की जगह यहाँ पर OH ले लूँ तो इस अमोनिया डेरिवेटिव का नाम होता है हमारे पास हाइड्रोक्सिल अमीन। ध्यान से सुनिएगा, हाइड्रोक्सिल अमीन। इसकी रिएक्शन रिवर्सिबल होगी, कंट्रोल पीएच पर होगी, वो सारी बातें आपको पता ही है। और यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ ऐसा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर OH, तो आपके पास ऑक्साइम का फॉर्मेशन हो जाता है। बस आपको याद क्या करना है, एक तो अमोनिया डेरिवेटिव याद करना है और दूसरा आपको याद करना है ऑक्साइम। ये दोनों बातें आपको बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो दूसरा अमोनिया डेरिवेटिव होता है RC डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर आता है NH2 और यहाँ पर हमने लगा दिया H की जगह क्या, NH2। देखो NH2 तो था ही, H की जगह हमने NH2 लगा दिया। इसका नाम होता है हमारे पास हाइड्राजीन। इसका नाम क्या होता है हमारे पास, हाइड्राजीन। इसकी भी रिएक्शन रिवर्सिबल इन नेचर और कंट्रोल पीएच पर होगी। और यहाँ से हम क्या कर देंगे, H2 बाहर निकाल देंगे। तो आपके पास यहाँ पर फॉर्मेशन RCH डबल बॉन्ड N, यहाँ पर NH2, तो आपके पास हाइड्राजोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब अगर हम थर्ड अमोनिया डेरिवेटिव्स की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, RCH डबल बॉन्ड O। अब इस बार हम क्या करें, ये तो NH2 था ही ऐसे, अब यहाँ पर हम NH2 की जगह PHNH लगा दें। इसका नाम होता है फिनाइल हाइड्राजीन। बस थोड़ा सा चेंज है सभी में और आपको अपने आप आराम से समय के साथ साथ याद हो जाएंगे। फिनाइल हाइड्रोजन का भी रिएक्शन कंट्रोल्ड पीएच पर हम करवाते हैं, रिवर्सिबल इन नेचर होता है। तो आपके पास यहाँ से क्या हो जाएगा, H2 बाहर निकल जाएगा। तो आपके पास फाइनली इस वाले केस में क्या आएगा, RCH डबल बॉन्ड N और यहाँ पर NHPH। तो ये आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा फिनाइल हाइड्रोजन। क्या बात समझ में आ रही है एकदम अच्छे से। अगर मैं अगले रिएक्शन की बात करता हूं तो आपके पास फोर्थ अमोनिया डेरिवेटिव कुछ ऐसा होता है RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, NH2 यहाँ पर आ जाएगा आपके पास NH और यहाँ पर फिनाइल तो है लेकिन साथ में आपके पास NO2 ग्रुप भी लगे हैं। इसका पूरा नाम होता है 2,4-DNP। पूरा फुल फॉर्म क्या होगा, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। 2,4 देखो ना, ये वाली पोजीशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। और इसी को हम लोग ब्रैडीस रिएजेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को हम, ब्रैडीस रिएजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डिस्टिंग्विश के काम आता है। तो फाइनली आपके पास यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा NH, यहाँ पर आपने बेंजीन ऐसे लगा दिया, यहाँ पर आपने NO2 लगा दिया और यहाँ पर भी आपने NO2 लगा दिया और H2 आपने बाहर निकाल दिया। सारी ही रिएक्शन में एक सिमिलरिटी पक्का है कि H2 पक्का बाहर निकलेगा। अगर मैं बात करता हूँ लास्ट रिएक्शन RCH डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हम ले लेते हैं NH2, यहाँ पर NH, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर NH2। तो देखो ध्यान से, तो अब हम बात करते हैं रिएक्शन की मैकेनिज्म कि आखिरकार हमारे पास अमोनिया डेरिवेटिव के साथ मैकेनिज्म कैसे होने वाली है और फिर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनकी बात करेंगे। देखो, सबसे पहले आप किस रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करने जा रहे हो। आपके पास यहाँ पर क्या है, एल्डिहाइड है और यहाँ पर आपके पास क्या है, अमोनिया डेरिवेटिव कुछ इस तरीके से होगा। और यह जो रिएक्शन होती है यह रिवर्सिबल इन नेचर होती है, साथ में क्या होती है, एसिडिक मीडियम में होती है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना। और यहाँ पर जो एसिडिक मीडियम होता है वहाँ पर कंट्रोल्ड पीएच का होता है। अभी हम ये सारी बातें करेंगे, एक बार पहले मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। और हमारे पास यहाँ पर होता क्या था, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन हो जाता है कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पर हमारे पास रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है। बात समझ में आ रही है। अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करता हूँ तो देखो, सबसे पहले स्टेप में आपके पास क्या होगा, यहाँ पर आपके पास RC डबल बॉन्ड OH है और यहाँ पर आपके पास क्या है, सामने एसिडिक मीडियम है तो H+ है। तो यहाँ पर आपके पास ये इस पर अटैक करेगा और यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगले स्टेप में आपके पास यहाँ पर क्या है, अमोनिया डेरिवेटिव है। अब अमोनिया डेरिवेटिव यहाँ पर अटैक करने आएगा कुछ इस तरीके से, जैसे आप करवाते आ रहे हो।
तो ये पहला स्टेप जो आपने एक्स्ट्रा करवाया है वो क्यों करवाया है, ताकि आप इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज कर सको, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी से आसानी से यहाँ पर अटैक हो जाएगा। तो अब आपके पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये वाली बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास OH, यहाँ पर क्या है Z, और यहाँ पर है आपके पास NH H, और यहाँ पर प्लस इस तरीके से। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, आपके पास जो नेगेटिव पार्ट होगा एसिडिक मीडियम का, है ना, जो भी आपके पास नेगेटिव पार्ट होगा वो क्या कर लेगा, H+ निकाल लेगा। तो फाइनली आपके पास यहाँ पर दिखाता हूँ, कुछ ऐसा फॉर्मेशन हो जाएगा RCOH Z, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास NH, और यहाँ पर Z। अब देखो इस वाले केस H आ जाएगा, यहाँ पर क्या था आपके पास H था। अब लास्ट में ये जो होता है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो इस वाले केस में आपके पास क्या होगा, यहाँ से OH और यहाँ से H जाएगा, और फाइनल प्रोडक्ट आपको कुछ ऐसा सा नजर आएगा, डबल बॉन्ड एंड Z। ये आपके पास इस तरीके से इस रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है, और ये सारे ही स्टेप कैसे हैं, रिवर्सिबल नेचर के हैं। इस बात को आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। अब आपके पास क्वेश्चन क्या आता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार हम लोग कंट्रोल्ड पीएच कितनी लेते हैं और क्यों लेते हैं। देखो कंट्रोल्ड पीएच लेने का सबसे पहली बात कारण क्या है, कंट्रोल्ड पीएच लेने का कारण ये है, यदि हम लोग पीएच डिक्रीज कर दें, पीएच डिक्रीज करने का मतलब क्या है, हमारे पास एसिडिक मीडियम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और एसिडिक मीडियम इंक्रीज हो जाने की वजह से आपके पास सामने क्या है, NH2Z है, और ये बेस की तरह काम करेंगे, और सामने क्या होगा आपके पास एसिड होगा, और इसके साथ ये रिएक्ट करके क्या बना देंगे, सॉल्ट बना देंगे। मतलब जो आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाना चाहोगे वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसीलिए हमेशा जो हमें पीएच लेना है वो कंट्रोल्ड पीएच लेना है, और जो कंट्रोल्ड पीएच हम लोग लेते हैं वो समथिंग अप्रॉक्स अराउंड 3.5 के करीब लेते हैं। क्या आपको पहली ये बात समझ में आ रही है कि ये रिएक्शन पहले तो एसिडिक मीडियम में होती हैं, लेकिन कंट्रोल्ड पीएच पर होती हैं, क्योंकि अगर आप एसिडिक मीडियम ज़्यादा बढ़ाओगे तो पीएच वहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा, तो एसिडिक मीडियम इंक्रीज हो जाएगी, जिसके वजह से आपके पास एसिड बेस रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और वहाँ पर सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे। फिर यह एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क नहीं कर पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, अब आप ध्यान सुनना, आप लोगों ने जो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड या कीटोन के साथ जो आपने 2,4 DNP का रिएक्शन करवाया था, वहाँ पर आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड अपीयर होता है। वो रेड भी हो सकता है या फिर ऑरेंज भी हो सकता है, और ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन हमारे पास टेस्ट फॉर कार्बोनिल कंपाउंड यूज़ की जाती है। मतलब यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए कि सामने एल्डिहाइड है या कीटोन है, उसके लिए हम लोग टेस्ट क्या करेंगे, तो वहाँ पर आप क्या करो, 2,4 DNP का रिएक्शन करवा दो, और वहाँ पर जो आपके पास फॉर्म होगा, अगर वो कुछ इस तरीके से क्रिस्टलाइन सॉलिड PPT दे रहा है तो हमारे पास वही है। तीसरी बात, आपके पास मैंने यहाँ पर लिया था NH2C डबल बॉन्ड O NH, और यहाँ पर NH2। अब सवाल ये आता है, ये आपके पास क्या होता है, सेमी कार्बाजाइड होता है, याद आया। तो अगर आपके पास सेमी कार्बाजाइड है, तो सेमी कार्बाजाइड के केस में यहाँ पर 2 NH2 ग्रुप हैं, एक ये है और एक ये है, लेकिन यहाँ पर 2 NH2 ग्रुप होने के बावजूद ये वाला रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ये वाला रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ऐसा क्यों? तो देखो पार्टिसिपेट करने का मतलब क्या है, यहाँ पर ये लोन पेयर और यहाँ पर ये लोन पेयर, ये तो डोनेट करेगा, ये तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, लेकिन ये काम नहीं करेगा। रीजन होता है क्योंकि ये लोन पेयर कहाँ जाता है, हमारे पास रेजोनेंस में होता है। तो इसका रेजोनेंस जो इन्वॉल्वमेंट होता है, इसके डीलोकलाइजेशन की वजह से ये थोड़ा अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरफ वर्क नहीं कर पाएगा, तो जिसकी वजह से हमारे पास इसमें 2 NH2 ग्रुप होने के बावजूद एक NH2 ग्रुप ही पार्टिसिपेट करता है एट अ टाइम इन अ रिएक्शन। ऐसा क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी का फेमस क्वेश्चन है, इन सेमी कार्बाजाइड देयर आर 2 NH2 ग्रुप बीइंग डिस्पाइट ऑफ बीइंग दिस, अंग्रेजी है और क्या करूं, डिस्पाइट ऑफ बीइंग दिस ओनली 1 NH2 ग्रुप पार्टिसिपेट, है ना, विच इज नॉट एडजेसेंट टू C डबल बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप। ये वाला पार्टिसिपेट क्यों करता है, क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, लेकिन ये नहीं करता क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये हमारे पास सारी केमिस्ट्री थी, रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव्स। तो आपको क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले कौन कौन से अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं, और दूसरी बात उससे प्रोडक्ट क्या बनते हैं, और फिर ये 1-2 इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप इस बात को तो ध्यान रखना ही, यदि
यदि आपको एल्डिहाइड और अल्कोहल में डिस्टिंग्विश करने के लिए आ जाए तो बोर्ड का फेमस क्वेश्चन होता है डिस्टिंग्विश क्वेश्चन, तो आप वहां पर 2,4 DNP करवा दो। क्या पता कभी कंपटीशन में आ जाए कि कौन सा रिएजेंट कार्बोनिल कंपाउंड के डिस्टिंग्विश के लिए यूज किया जाता है, तो 2,4 DNP किया जाता है। इसी को हम ब्रेडीस रिएजेंट भी कहते हैं। अब हमने ये बात कर ली, अब हम आगे रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं जहां पर हम सल्फर न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन दिखाते हैं और कार्बन न्यूक्लियोफाइल के साथ एक एसिटिलाइड आयन होता है उसके साथ रिएक्शन करके दिखाते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारी 9th नंबर की रिएक्शन विथ सल्फर न्यूक्लियोफाइल। देखो, अगर हम रिएक्शन विथ सल्फर न्यूक्लियोफाइल की यहाँ पर बात करेंगे तो हमारे पास सल्फर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर कैसा होगा, तो देखो सबसे पहले मैं रिएक्शन कुछ ऐसा लेता हूँ। ये हमारे पास क्या है, कीटोन है, और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ CH3SH। जिस तरीके से हमने अल्कोहल लिया था वैसे ही हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये थायोल, ठीक है। और यहाँ पर जब आप रिएक्शन करवाओगे तो आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, सबसे पहले ये बन जाएगा RCOH SS3, और यहाँ पर क्या रहेगा आपके पास R। फिर जब आप एक इक्विवेलेंट और ले लोगे CH3SH इन प्रेजेंस ऑफ एसिड ले सकते हो आप यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा RC, यहाँ पर आ जाएगा SCS3, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास SCS3, और फाइनली आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा बन जाएगा। तो आपके पास ये फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं एक और रिएक्शन की बात करता हूँ तो रिएक्शन हमारे पास कुछ ऐसा है, और यहाँ पर आपके पास SH है और यहाँ पर आपके पास SH है। तो इसके साथ रिएक्शन आप कैसे करवाओगे, बहुत ही सरल है। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास 2 SH ग्रुप है, तो आप यहाँ पर कुछ रिएक्शन ऐसे से करवा दोगे, S और यहाँ पर ऐसे। आगे चल के जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आप हाइड्रोजेनेलिसिस पढ़ोगे। तो एक्चुअली हाइड्रोजेनेलिसिस में क्या पढ़ोगे आप, सिंपल सी बात होती है, जब आप H2 इन प्रेजेंस ऑफ रेनी निकल लोगे, है ना, तो इस वाले केस में क्या होगा, यहाँ पर कार्बन और सल्फर का बॉन्ड टूटेगा, और यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, तो आपके पास यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कार्बन और हेटेरो एटम के बीच का जो बॉन्ड ये तोड़ रहा है, इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजेनोलिसिस। ये रिएजेंट केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, जो कि मैंने पढ़ा भी दिया है। हाइड्रोजेनोलिसिस क्या होता है, जहां पर कार्बन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बॉन्ड को तोड़ना, ठीक है। इस तरीके से बात करते हैं हम। ये हमारे पास पूरी कहानी हो चुकी है सल्फर न्यूक्लियोफाइल के साथ। अगर हम अब अगली रिएक्शन की बात करते हैं तो एक रिएक्शन होती है रिएक्शन विथ एसिटिलाइड। अब देखना, ये बहुत ही अच्छी रिएक्शन है। ये क्या होता है, आपके पास आपने यहाँ पर क्या ले लिया, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ पर आपने क्या ले लिया, NaNH2 ले लिया। NaNH2 क्या होता है, आपके पास बेस होता है, और यहाँ पर ये बेस क्या करेगा, एसिडिक H खाने आया दुनिया में, तो ये बेस एसिडिक H खाएगा, और ये आपके पास एसिडिक H है। याद करो, sp हाइब्रिडाइज कार्बन पर जुड़ा हुआ है, तो आपके पास यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। इसी को हम बोलते हैं एसिटिलाइड आयन। अब यहाँ पर क्या होगा, आपके पास प्रेजेंट है CH3CH2 C डबल बॉन्ड OCH3 कीटोन, और कीटोन के साथ मैं यहाँ पर लेता हूँ CH3C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसका रिएक्शन होगा, और ये ऐसा हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा CH3CH2C O माइनस, यहाँ पर CH3 आ जाएगा, और यहाँ पर जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड CCH3। और लास्ट स्टेप में जो वर्कअप कराने के लिए लेते हैं तो यहाँ पर प्रीडिनियम आयन लेते हैं। देखना ध्यान से कैसे, ये आपके पास होगा इस तरीके से NH प्लस, और ये आपके पास प्रीडिनियम आयन है, तो यहाँ से क्या कर लेगा, O माइनस H प्लस ले जाएगा, और आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा CH3CH2 COH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। ये आपके पास प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये दो रिएक्शन इतनी ज़्यादा खास नहीं है, फिर भी मैंने समझा दिया है कि किस तरीके से ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का काम कर रही है इनके लिए। तो ये लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, जहां पर हमने एल्कोहल से रिलेटेड प्रोटेक्टिंग केमिस्ट्री सीखी, उसके बाद फिर हमने अमोनिया डेरिवेटिव्स की बात की। ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए।
अब हम जो अगला लेक्चर पढ़ेंगे उस लेक्चर में जो हमारा बचा कुचा सबस्ट्रेट है उसको पढ़ेंगे, जैसे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड किस तरीके से रिएक्शन दिखाते हैं, और फिर हमने जो बात की थी इमीन कैसे रिएक्शन दिखाते हैं, साइनाइड कैसे रिएक्शन दिखाते हैं, कीटीन कैसे रिएक्शन दिखाती हैं, आइसोसाइनाइड कैसे रिएक्शन दिखाते हैं, और फिर ओवरऑल इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, इन सब में ओवरऑल एक रिएक्टिविटी ऑर्डर भी होगा, तो वो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।